Good morning. I am Anu Malik giving a lecture on the topic of the time series model of the econometrics. Today I will discuss about the concepts like integration model, specious regression model and unit root test. So before we discussing all, our first topic is concept of integrated stochastic process. Random walk model is a specific case of the general class of a stochastic process known as integrated process. Random walk model without drift is non-stationary, but its first difference is stationary. Therefore, random walk model drift called as integrated of order 1 denoted as I bracket 1. इट मीन्स अभी हमने जब लास्ट लेक्चर किया था उसमें हमने डिफ़ाइन किया था कि रैंडम वॉक मॉडल जो होता है वो नॉन स्टेशनरी होता है। तो जब हम नॉन स्टेशनरी किसी भी रैंडम वॉक मॉडल को या किसी भी नॉन स्टेशनरी मॉडल का डिफ्रेंशिएट करके हम उसको स्टेशनरी बना देते हैं, तो वो हमारा इस तरीके का जो प्रोसेस होता है वो हमारा इंटीग्रेटेड स्टोकास्टिक प्रोसेस कहलाता है। तो इसी तरीके से अगर कोई नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज़ है और उसको हम उसका दो बार डिफरेंस करके उस नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज़ को स्टेशनरी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ऐसी टाइम सीरीज़ को हम कहेंगे इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 2। इन जनरल अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसी नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज़ जिसको हम डिफरेंस करते हैं डी टाइम तक, क्या बनाने के लिए उसको स्टेशनरी, ऐसी टाइम सीरीज़ को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर डी। कहने का मतलब सिंपल ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज़ को एक स्टेशनरी टाइम सीरीज़ में कन्वर्ट करते हैं और जितने डिफरेंस लेते हैं हम, जैसे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस लिया या टू ऑर्डर डिफरेंस लिया या डी डिफरेंस, तो वो उसी ऑर्डर में वो कहलाती है इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 1, 2 या अगर डी टाइम तक लेके गए हैं हम तो वो बन जाती है हमारी डी। तो उसको डिनोट कर देंगे हम वाई। टी इज़ इंटीग्रेट डिफरेंस, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस लिया हमने इंटीग्रेटेड ऑफ द डी टाइम। अगर कोई टाइम सीरीज़ एनालिसिस अगर हम करते हैं वो स्टार्टिंग से ही स्टेशनरी है, तो ऐसी हम टाइम सीरीज़ एनालिसिस को बोलते हैं इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 0, क्योंकि हमने कोई डिफरेंस नहीं लिया, वो स्टार्टिंग से ही क्या थी, स्टेशनरी थी। तो हम इसको डिनोट कर देते हैं बाई नॉट इंटीग्रेटेड ऑफ 0, also known as the stationary time series. Mostly time series are generally integrated one, that is they generally become stationary after taking their first difference. Mostly जो time series analysis होती है उसमें हमें ज़्यादा difference लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक बार उसको difference लेने से ही क्लियर हो जाता है कि वो नॉन स्टेशनरी से हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, स्टेशनरी में। अब आती हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रेटेड एनालिसिस की अगर हम लेते हैं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो हमने मान लिया कि 3 टाइम सीरीज़ एनालिसिस हैं, एक्स टी, वाई टी एंड जेड टी। और अगर हम उनका इंटीग्रेटेड सीरीज़ का अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर कोई भी एक्स टी जो हमारी टाइम सीरीज़ थी वो इंटीग्रेटेड 0 से है और वाई टी जो है वो इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 1 है, तो जेड टी जो हो जाएगी वो इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 1 हो जाएगी। सिंपल फॉर्म में बात करें तो एक स्टेशनरी टाइम सीरीज़ एनालिसिस है और एक हमारी नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज़ है। तो अगर हम इनको सम अप करते हैं जो हमने एक्स टी में किया, तो वो हमारी क्या बन जाती है, नॉन स्टेशनरी बन जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, इफ़ एक्स टी इज़ इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर डी देन जेड टी, हमने ए प्लस बी ये हमारे कोई कांस्टेंट है वो लिया, तो वो भी इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर डी बनेगा। इसका मतलब ये है अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर डी सीरीज़ का, तो वो क्या बनता है, इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर डी इटसेल्फ बन जाता है। लास्ट प्रॉपर्टी है, इफ़ एक्स टी
को हमने इंटीग्रेट किया ऑफ ऑर्डर डी एंड वाई टी को भी इंटीग्रेट किया हमने ऑफ ऑर्डर डी, देन जेड टी अगर हम दोनों में लें तो वो इंटीग्रेटेड बन जाता है डी स्टार का। और डी स्टार वैसे तो इक्वल रहता है डी के, लेकिन किसी किसी सम केसेस में डी स्टार स्मॉल बन जाता है डी के। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी हमारी इंटीग्रेटेड सीरीज एनालिसिस की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिनोमेना ऑफ स्प्यूरियस रिग्रेशन। स्प्यूरियस होता है मतलब कोई गलत सलत जब रिग्रेशन होता है, कुछ करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, ऐसे जब रिग्रेशन एनालिसिस होते हैं उसको हम स्प्यूरियस रिग्रेशन एनालिसिस या फिनोमेना बोलते हैं। मतलब जहाँ से कोई सेंस नहीं मिलता, नॉन सेंस टाइप ऑफ रिग्रेशन जो होता है वो हमारा स्प्यूरियस रिग्रेशन फिनोमेना बन जाता है। तो इसका जो सबसे पहला जो इसका कॉन्सेप्ट था वो यूल थे YULE, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था इस फिनोमेना को। और इस फिनोमेना को उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए दो रैंडम वॉक मॉडल लिए, जैसे हमने YT-1 प्लस UT तो हमने डिस्कस किया ही है, और दूसरा हमने ले लिया XT-1 एंड VT। यहाँ पर UT एंड VT जो हैं वो आपस में अनकोरिलेटेड हैं, मतलब एरर टर्म्स का आपस में किसी तरह का कोई कोरिलेशन नहीं। और हमने बात करी थी कि रैंडम वॉक मॉडल्स क्या होते हैं, नॉन स्टेशनरी होते हैं, लेकिन हमने उनका क्या ले लिया, बोथ दी अबव टाइम सीरीज आर नॉन स्टेशनरी एंड दे आर इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 1, दैट इज़ हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया ऑर्डर 1 से। सपोज वी रिग्रेस YT on XT, since YT and XT are uncorrelated, the R square from the regression of the Y on X should tend to be 0, that is there should not be any relationship between the two variables। हमने क्या किया, YT को XT पर रिग्रेस किया, जो रिग्रेशन में हम करते हैं, तो वहाँ से हमें पता चला कि XT और YT में आपस में किसी तरह का कोई कोरिलेशन नहीं है। तो जब कोई कोरिलेशन नहीं होता तो R स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। ज़ीरो हो जाती है तो सिंपल हमें डिफ़ाइन करता है कि इन दोनों वेरिएबल्स में आपस में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर कोफिशिएंट ऑफ X वो हाईली सिग्निफिकेंट हो जाता है तो वैल्यू ऑफ R स्क्वायर वो ज़ीरो नहीं रहती, वो लो हो जाती है, और ऐसे केस में Y और X वेरिएबल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन बच जाती है। पहले तो उसने बोल दिया कि देयर इज़ नो रिलेशन, बट बाद में हमें पता चला कि वो अगर उसका कॉफिशिएंट सिग्निफिकेंट है, हाईली सिग्निफिकेंट, तो वैल्यू ऑफ R स्क्वायर वो ज़ीरो नहीं रहेगी। इसका मतलब कोई ना कोई रिलेशन Y और X के बीच में है। ऐसा फिनोमेना क्या कहलाता है, स्प्यूरियस रिग्रेशन या नॉनसेंस रिग्रेशन। रेगनर और न्यूबोल्ड ने भी सजेस्ट किया एक फॉर्मूले के थ्रू, अगर R स्क्वायर की वैल्यू वो स्मॉल d से ज़्यादा आती है तो इस तरह का जो रिग्रेशन होता है वो स्प्यूरियस रिग्रेशन होता है। और स्मॉल d यहाँ पर डर्बन वाटसन डी स्टैटिस्टिक टेस्ट है, जो कि आपने अगर पढ़ी हैं 3 प्रॉब्लम्स, मल्टी कॉलिनियरिटी, हेट्रोस्केडासिटी एंड दी ऑटो कोरिलेशन। तो ऑटो कोरिलेशन में हम डिटेक्ट करने के लिए डर्बन वाटसन डी टेस्ट लगाते थे, तो वही डी टेस्ट यहाँ पर लिया गया। अगर वो वैल्यू R स्क्वायर की उससे ज़्यादा आ जाती है तो वो सिंपल रिग्रेशन को शो करता है कि वो स्प्यूरियस रिग्रेशन एनालिसिस है। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूनिट रूट टेस्ट। या इसके लिए हमारा यूनिट रूट प्रोसेस है। तो यूनिट रूट टेस्ट होता क्या है, इट इज़ यूज टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन ऑर्डर टू नो whether a series is stationary or not। यूनिट रूट टेस्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड करते हैं, मतलब ये सेकंड ऑर्डर इंटीग्रेशन भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, डी टाइम तक हो सकता है। और उसमें हम पता करते हैं कि इंटीग्रेशन करने के बाद टाइम सीरीज एनालिसिस स्टेशनरी रहती है या नॉन स्टेशनरी। हम बात करते हैं अपने इसके प्रोसेस की। तो जब भी हम प्रोसेस की यहाँ बात करेंगे तो हमने अपना रैंडम वॉक मॉडल जो हम लिखते थे YT=YT-1 प्लस UT लिखते थे। तो यूनिट रूट स्टोकास्टिक प्रोसेस में हमने यहाँ पर रॉ एक एलिमेंट ले लिया है और इस रॉ की वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहेगी, मतलब या तो -1 हो सकती है या 0 या 1 हो सकती है। ठीक है, इफ़
रॉ इज़ 1, अगर ये वैल्यू 1 हो जाए तो ये हमारा कौन सा मॉडल बन जाएगा, क्योंकि फिर ये क्या बच जाएगा, वाई टी इज इक्वल्स टू वाई टी माइनस 1 प्लस यू टी। ये क्योंकि 1 है, ये इक्वेशन हमारी क्या होती है, रैंडम वॉक मॉडल विदाउट ड्रिफ्ट। तो इफ़ रॉ इज़ 1 देन द इक्वेशन बिकम्स रैंडम वॉक मॉडल विदाउट ड्रिफ्ट। सो व्हेन rho is 1, the equation is known as unit root problem, that is the situation of the non stationary। मतलब जब नॉन स्टेशनरी की प्रॉब्लम होती है वहाँ पर जो है यूनिट रूट प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, और जब हम उसको रिमूव कर लेते हैं तो वो हमारा यूनिट रूट प्रोसेस बन जाता है। The name unit root is due to the fact that rho is 1, क्योंकि 1 को हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, इसलिए क्योंकि रो की वैल्यू 1 है इसीलिए इस प्रोसेस का नाम क्या रखा गया है, यूनिट रूट रखा गया है। Thus the term non-stationary, random walk and the unit root can be treated as synonyms। देखो ये रैंडम वॉक मॉडल था, यही यूनिट रूट बन गया, और रैंडम वॉक मॉडल क्या होता है, स्टेशनरी, तो नॉन स्टेशनरी होता है। तो चाहे नॉन स्टेशनरी है, रैंडम वॉक है, यूनिट रूट है, इसका मतलब वो सभी एक जैसे ही मॉडल्स हैं। अब हमारे पास बात आती है कि हमने बात करी कि इस रॉ की वैल्यू जो है वो 3 हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और लेस देन 1 मतलब नेगेटिव में भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर रो हमारा ज़ीरो है, अगर रो हमारा ज़ीरो हो जाए मतलब ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो वाई टी किसके इक्वल हो जाएगा, यू टी के इक्वल। तो वही बात करी हमने, वाई टी किसके इक्वल हो गया, यू टी के। यू टी हमारा क्या होता है, वाइट नॉइज़ एरर टर्म, और पिछले लेक्चर में मैंने बात करी थी वाइट नॉइज़ एरर टर्म होती क्या है, जिसका मीन और वेरिएंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब अगर हमारा जो है रॉ ज़ीरो है तो वो हमारी कौन सी इक्वेशन बनेगी टाइम सीरीज एनालिसिस की, स्टेशनरी टाइम सीरीज एनालिसिस वो हमारी बन जाएगी। ओके, अब अगर हमारा ये रॉ की वैल्यू क्या है, 1 आए तो हमारा ये सिंपल सा है ही कि नॉन स्टेशनरी बन गया, क्योंकि ये हमारा रैंडम वॉक मॉडल क्या बन गया, विदाउट ड्रिफ्ट। तो 2 इक्वेशन क्लियर हो गई। अब तीसरी है कि अगर रॉ की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, अगर रो की वैल्यू लेस देन 1 है तो ऐसे केस में ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, स्टेशनरी इक्वेशन बन जाएगी। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हमने यहाँ रो को ऐड किया, रो की वैल्यू 3 हो सकती है, लेस देन 0 हो सकती है, -1 हो सकती है, और 1 हो सकती है। ठीक है, तो अगर हमारी ये 0 हो जाए तो वाई टी किसके इक्वल हो गया, यू टी के इक्वल हो गया, और यू टी हमारी वाइट नॉइस एरर टर्म है जो जिसका कांस्टेंट मीन होता है, कांस्टेंट वेरिएंस होता है, तो ये ऑटोमेटिकली स्टेशनरी टर्म बन गई। अगर हमारा रॉ क्या आ जाए, 1 आ जाए, अभी हमने इसमें बात करी थी, अगर ये 1 कर दें हम तो वाई टी किसके इक्वल हो जाएगा, वाई टी -1 प्लस यू टी। ये इक्वेशन हमें पता है किसकी है, रैंडम वॉक मॉडल विदाउट ड्रिफ्ट, और हमें पता है ये क्या होता है, नॉन स्टेशनरी होता है। तो अब इसलिए हमने अब तीसरा क्या लिया कि जब अगर हमारा रॉ क्या है, लेस देन 1 है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगी इक्वेशन हमारी, वो बन जाएगी स्टेशनरी बन जाएगी। ओके, तो अब हम इसको प्रूव करते हैं कि कैसे ये स्टेशनरी है। तो स्टेशनरी बनने के लिए हमारा मीन और वेरिएंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब टाइम इनवेरिएंट होना चाहिए, टाइम का उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इन यूनिट रूट प्रोसेस हम अज्यूम करेंगे वाई नॉट इज इक्वल्स टू 0। ये हमने एक अजम्पशन ली है कि यूनिट रूट प्रोसेस में वाई नॉट क्या होता है, वो 0 होता है। हमने मॉडल ये लिया था वाई टी इज इक्वल्स टू में रॉ वाई टी -1 प्लस यू टी। अब हम इसको सबसे पहले मीन निकालते हैं। तो हमने टी की वैल्यू रखी 1, तो टी की वैल्यू 1 रखी, तो 1 - 1 ये हो गया क्या, 0, तो वाई नॉट बन गया रॉ एज इट इज़ प्लस यू 1। अब हमने टी की वैल्यू 2 रखी, तो यहाँ पर 2 - 1 करेंगे 1 आ जाएगा, तो वाई 1 आ गया, रॉ वाई 1 प्लस यू टी। अब वाई 1 की वैल्यू ऊपर वाली हम इसमें पुट कर देंगे, तो पी जो रॉ
अंदर आ गया हमारा रॉ वाई नॉट प्लस u1 और ये वाला u2। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई, रॉ स्क्वायर हो गया वाई नॉट, रॉ u1 हो गया प्लस u2 हो गया। हमने अजम्पशन ली थी कि वाई नॉट क्या होगा 0, तो ये वाली टर्म क्या हो गई हमारी 0, तो y2 बच गया हमारा रॉ वाई u1 प्लस u2। अब अगर हम t इजिकल्स टू में 3 लेते हैं तो यहाँ क्या आ गया y3 इजिकल्स टू में 3 माइनस 1 करेंगे 2 आ गया, तो y2 रॉ y2 प्लस u3। अब हमने y2 की वैल्यू ये रख दी रॉ u1 प्लस u2, तो रॉ u1 प्लस u2 प्लस ये वाला u3। अब रॉ की इस अंदर मल्टीप्लाई हुई तो रॉ स्क्वायर u1 प्लस रॉ u2 प्लस u3, ये आ गया हमारा। अब हम इसको y तक अगर हम लेते हैं इसको, तो y तक हमारा क्या बन जाएगा रॉ t माइनस 1 u1 प्लस रॉ t माइनस 2 u2 प्लस इसी तरीके से ut तक। अब हम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ले लेंगे तो रॉ वाली ये रह जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u1, रॉ एज इट इज़ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u2। इसी तरीके से हमें पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u1 क्या होता है 0, एरर टर्म की एक्सपेक्टेड वैल्यू हमेशा 0 होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 होती है, ये भी 0, तो ये क्या आ गया हमारा 0, तो इसके साथ कोई टाइम नहीं आया, ये 0 आ गया, तो मीन हमारा क्या आ गया टाइम इनवेरिएंट मतलब कांस्टेंट। अब हम बात करते हैं अपने वेरिएंस की। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी एक बार फिर से बोलती हूँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू वाई टी का होल स्क्वायर। अब हमने वाई टी की जो वैल्यू थी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी वो इसमें यहाँ रख देनी है। ये तो देखो वाई टी जो था हमारा ये वाला एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी ये तो हमारा 0 हो ही गया, ये वाली वैल्यू हम इसकी जगह पर रख देंगे। तो ये सारी हमने रखी यहाँ पर और उसका क्या है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर है तो अब ये स्क्वायर को हम अंदर लेकर के आएंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू को भी अंदर लेके जाएंगे, तो रॉ टी माइनस 1 एज इट इज़ लिखा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू अंदर गई u1 और ये स्क्वायर अंदर आया, ये स्क्वायर आ गया, प्लस रॉ टी माइनस 2 एज इट इज़ रखा, एक्सपेक्टेड वैल्यू अंदर गई ut और ये वाला स्क्वायर आ गया, प्लस इसी तरीके से ut तक लेके गए हम, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ut का स्क्वायर। फिर आता है हमारा 2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u1 u2 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u2 u3, इसी तरीके से सोन चलेगा। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, हमेशा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u1 स्क्वायर क्या होता है सिग्मा स्क्वायर, एरर टर्म का जब हम लेते हैं वेरिएंस तो सिग्मा स्क्वायर होता है, तो यहाँ भी आपका सिग्मा स्क्वायर आ गया, यहाँ भी सिग्मा स्क्वायर, यहाँ भी सिग्मा स्क्वायर, और दो एरर टर्म की जब एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं वो हमेशा 0 होती है क्योंकि एरर टर्म में आपस में किसी तरह का कोई कोरिलेशन नहीं होता, तो ये वैल्यू 0 हो गई हमारी। तो सिग्मा स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, सिग्मा स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया पी टी माइनस 1 पी टी माइनस 2, इसी तरीके से ये लास्ट में 1 बच गया। ओके, अब हमारा यहाँ पर सिग्मा, अब जो ये हमारी सीरीज़ बन गई ये हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बन गई, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे 1/1 माइनस आर, आर इनका डिफरेंस जो होगा वो रॉ हो गया, तो सिग्मा स्क्वायर 1/1 माइनस रॉ हो गया। यहाँ पर भी किसी तरह का कोई टाइम वेरिएंट नहीं आया, तो वेरिएंस इज़ आल्सो कांस्टेंट एज इज इट इज़ नॉट कोरिलेटेड विद द टाइम, तो हमारा मीन भी और वेरिएंस भी कांस्टेंट हो गया, तो ये हमारा क्या बन गया स्टेशनरी यूनिट रूट प्रोसेस बन गया। तो इसका मतलब हमने 3 वैल्यूज़ में इसको स्टडी किया है। अगर रॉ हमारा 0 है तो ये हमारा क्या बनेगा स्टेशनरी बनेगा, अगर रॉ 1 है तो नॉन स्टेशनरी, और अगर रॉ लेस देन 1 है तो ये हमारा स्टेशनरी बन जाएगा, और इसका पूरा प्रोसेसिंग हमने रीड आउट कर लिया है। Now the next topic is Dickey-Fuller test, which is also known as Tau-Stratus test.
डिकी फुलर टेस्ट जो था, जो कि डिकी ने 1979 और फुलर ने 1981 में आपस में मिलकर के इस टेस्ट को प्रपोज किया था। और इस टेस्ट का मेन जो मोटिव था वो ये टेस्ट करना था कि सीरीज़ में यूनिट रूट प्रेजेंस है या नहीं, मतलब कि सीरीज स्टेशनरी है या नॉन स्टेशनरिटी के लिए, या हम कह सकते हैं यूनिट रूट टेस्ट को एस्टिमेट करने के लिए डिकी फुलर टेस्ट आया। जैसे कि हमने पिछले मॉडल में अभी बात करी थी कि हमने रैंडम वॉक मॉडल लिया, वाई टी इज वाई टी माइनस यू टी, हमने सिर्फ रॉ को ऐड किया, रॉ की वैल्यू जो कि -1 से 1 के बीच में वेरी करती है। यहाँ हमने वाई टी -1 को दोनों इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट किया है, इसमें भी और इसमें भी। तो वाई टी माइनस 1 यहाँ ये इस तरीके से आ गया। ये हमारा क्या शो करेगा, चेंज को, जिसको हम डेल्टा से शो कर देंगे। यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, वाई टी -1 कॉमन आ गया, यहाँ क्या आ गया, रॉ -1 ये आ गया। तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया, चेंज इन वाई टी इज इक्वल्स टू में इस रॉ -1 को हमने किससे डिनोट कर दिया, डेल्टा से, वाई टी -1 प्लस यू टी, जहाँ पर जो हमारा डेल्टा है वो हो गया रॉ -1, और जो ट्राइंगल की शेप में जो ये है ये हमें शो कर रहा है फर्स्ट डिफरेंस को। यहाँ हमने नल हाइपोथेसिस ली कि डेल्टा इज इक्वल्स टू में 1, अगर ये हम 0, तो डेल्टा अगर ये 0 हो जाए, रो की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अभी हम पीछे पढ़ के आए, जब रो की वैल्यू 1 होती है तो टाइम सीरीज़ जो होती है वो क्या हो जाती है, हमारी नॉन स्टेशनरी। इसी तरीके से अगर हमारी डेल्टा की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, देन हमारा जो वाई टी होगा वो स्टेशन, अभी हमने पीछे अभी जस्ट स्टडी किया था कि अगर हमारा डेल्टा जो है लेस देन 0 है तो रॉ की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 1, और ऐसे केस में हमारा मॉडल क्या बन जाता है, स्टेशनरी। तो डिकी फुलर ने जो है टेस्ट को एस्टिमेट करने के लिए 3 डिफरेंट फॉर्म्स ली। सबसे पहला क्या ली, रैंडम वॉक मॉडल, जो कि हमारी ये वाली थी ना, चेंज इन वाई टी, डेल्टा वाई टी -1 प्लस यू टी, यही ले ली। फिर लिया इसने रैंडम वॉक मॉडल विद ड्रिफ्ट, जिसको इसने शो कर दिया अल्फ़ा 1 से, प्लस ये एज इट इज़ आ गई। और तीसरी इक्वेशन ली है जब हमारा रैंडम वॉक मॉडल ड्रिफ्ट भी है और इसमें डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड भी है। अभी हम बात करेंगे डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड होता क्या है। तो यहाँ हमने क्या ले लिया, वाई टी -1, यहाँ पर एक ये टाइम वेरिएबल भी आ गया और ये एज इट इज़। अब हम बात करेंगे कि डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड होता क्या है। Deterministic trend means if the trend in a time series is completely predictable and non-variable। जब हम किसी भी सीरीज़ में जब कोई भी चेंज आने वाला है, कोई भी ट्रेंड आने वाला है, उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कम्प्लीटली, ऐसे टाइम सीरीज़ को हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड वाली टाइम सीरीज़ बोलेंगे। दूसरा इसमें होता है स्टोकास्टिक ट्रेंड, जहाँ पर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ट्रेंड को, वहाँ अपने आप चीज़ें हो जाती हैं कुछ भी। तो डिकी फुलर टेस्ट में जो है हाइपोथेसिस ली गई हैं 2। इसमें नल हाइपोथेसिस है, जब हमारा डेल्टा किसके इक्वल है 0, तो वैल्यू रॉ की क्या आती है 1। हमें पता है जब रॉ की वैल्यू 1 हो तो मॉडल हमारा क्या बन जाता है, नॉन स्टेशनरी बन जाता है। और ये कौन सा होता है, स्टोकास्टिक ट्रेंड को शो करता है, मतलब जहाँ पर हम सीरीज़ में ट्रेंड को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वहीं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमने ली जब हमारा डेल्टा जो है वो क्या है, लेस देन 1 है, तो यहाँ पर वैल्यू रॉ की क्या जाएगी, लेस देन 1। और ऐसे केस में टाइम सीरीज़ जो होगी वो क्या होगी, स्टेशनरी होगी, जहाँ पर डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड होगा। अब अगर हम इस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं तो उन 3 इक्वेशंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो हमारी रैंडम वॉक मॉडल थी, रैंडम वॉक मॉडल विद ड्रिफ्ट थी, और डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड वाली थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे में वो इक्वेशन स्टेशनरी बन जाएगी विद ज़ीरो मीन। इक्वेशन 2 जो होगी वो हो जाएगी स्टेशनरी विद नॉन ज़ीरो मीन। और इक्वेशन थर्ड जो होगी वो क्या हो जाएगी, अगर डेल्टा लेस देन 1 है तो दैट इज़ नो स्टोकास्टिक ट्रेंड, और अगर हमारा अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है, मीन डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है।
आता है हमारा यूनिट रूट टेस्ट एस्टिमेशन प्रोसेस। इसमें सबसे पहला स्टेप है एस्टिमेट करो इक्वेशन को बाय OLS, फिर डिवाइड करो एस्टिमेटेड कोफिशिएंट बाय YT माइनस ईच केस बाय इट्स स्टैंडर्ड एरर टू कंप्यूट द टाउ स्टैटिस्टिक। फिर डिकी फुलर का जो टेबल है उसको रेफ़र करना है। अगर कंप्यूटेड वैल्यू जो है टाउ टेस्ट की ज़्यादा आती है देन द क्रिटिकल टाउ वैल्यू, then we reject the null hypothesis, that is delta is equals to 0, that is series is stationary। डिकी फुलर टेस्ट के ही आगे आता है ADF मतलब ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट। ये टेस्ट यूज़ किया जाता है जब हमारी एरर टर्म को रिलेटेड होती हैं। इसके लिए क्या किया जाता है कि इक्वेशन में जो लैग्ड वैल्यूज़ होती हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स की, उन्हीं को क्या किया जाता है, सम अप किया जाता है, ऐड किया जाता है। मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन में जो ये लैग वैल्यूज़ हैं इनको क्या कर दिया, समीशन, मतलब I गोज़ फ्रॉम 1 to m। तो ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट भी सेम है। और इसी तरीके से फिर आता है फिलिप्स पर्सन PP यूनिट रूट टेस्ट। ये जो है नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड है टू टेक केयर ऑफ सीरियल कोरिलेशन इन द एरर टर्म। जब एरर टर्म्स में सीरियल कोरिलेशन होता है तब हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लैग वैल्यूज़ को एडअप नहीं करते। तो ये इसके ही दो फर्दर आगे एक्सटेंड किया गया है ADF को और PP यूनिट रूट टेस्ट को। इसमें हम लैग वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, इसमें नहीं करते हैं। और इसी के साथ जो है कुछ इसकी क्रिटिसिजम्स आ जाती हैं कि यूनिट रूट टेस्ट में क्या क्या क्रिटिसिजम्स आ जाती हैं। सबसे पहला आता है साइज़ ऑफ टेस्ट। वी हैव डिस्कस 3 वेराइटीज़ ऑफ डिकी फुलर टेस्ट। जब हमारा प्योर रैंडम वॉक होता है, रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट आ जाता है, और तीसरे में हमने बात करी थी ड्रिफ्ट के साथ डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड जब आ जाता है। सपोज द ट्रू मॉडल जो है प्योर रैंडम वॉक मॉडल था, बट वी एस्टिमेट the second and conclude that on the 5% level of the significance that the time series is quite stationary. This conclusion may be wrong because the true level of significance in the case is much larger than 5%। इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाता है पावर ऑफ टेस्ट। Most tests of Dickey Fuller have low power, that is they tend to accept the null hypothesis of the unit root more frequently than the required। इसके ये कुछ रीजंस हैं, आप ये इसमें से इजीली पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। So finally I conclude my lecture in which today I discussed about the concept of integration, spurious regression, unit root test and the Dickey Fuller test। I hope you all guys understand. If you have any problem then you can discuss to me. Thank you.